28 साल की विद्या 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। माँ बाप ने उसे बड़ी उम्मीदों के साथ पाला था। गांव की मिट्टी में पली बड़ी बिंदिया मासूम, चंचल और हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, सपनों का घर, अपना परिवार, अपने बच्चे। लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सका है। 18 की होते ही उसकी शादी पास के ही गांव में कर दी गई। पति सुरेश एक साधारण किसान था। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में खटास आने लगी। सुरेश शराब पीने का आदी हो गया था और विद्या के लिए हर दिन झगड़ा, मारपीट और तानों से भरा रहने लगा। इन सबके बीच बिंदिया को एक बेटा हुआ, आरव। आरव उसकी दुनिया था। 5 साल का मासूम, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी बिंदिया की आंखों में हुआ करती थी। लेकिन पति से रिश्ते में प्यार की जगह नफरत बढ़ चुकी थी। अकेली बिंदिया को दुनिया में कोई सहारा चाहिए था, कोई जो उसे समझे, कोई जो उसकी पीड़ा सुने। इसी बीच उसकी जिंदगी में रवि आया। रवि गांव में ही एक ठेकेदार था, हंसमुख, बातें बनाने वाला और बाहर की दुनिया में घूमने फिरने वाला। उसने बिंदिया से मीठी मीठी बातें करनी शुरू की। धीरे धीरे रवि वही सहारा बन गया जिसकी तलाश बिंदिया को बरसों से थी। तुम इस रिश्ते में घुट क्यों रही हो बिंदिया? चलो, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगा। वहां कोई बंधन नहीं होगा, कोई ताना नहीं होगा, बस हम दोनों होंगे और तुम्हारा बेटा। रवि के ये शब्द बिंदिया के दिल को छू जाते। उसे लगा शायद यही वो इंसान है जो उसके सपनों का घर बनाएगा। और फिर एक दिन बिंदिया ने बड़ा फैसला ले लिया। उसने अपने 5 साल के बेटे आरव को साथ लिया और रवि के साथ भाग गई। यात्रा लंबी थी। रवि उसे बिहार से निकालकर एक दूसरे राज्य के बड़े शहर में ले गया। बिंदिया के मन में उत्साह था। वो सोच रही थी अब नई शुरुआत होगी। पहले हफ्ते रवि ने उसे घुमाया, होटल में ठहराया, बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। बिंदिया को सचमुच यकीन हो गया कि उसने सही फैसला किया है। लेकिन 7वें दिन सब बदल गया। रवि अचानक उसे एक अजीब सी जगह पर ले गया। वहां एक पुरानी हवेली जैसी इमारत थी। दीवारों पर रंग उखड़े हुए थे, खिड़कियों पर भारी पर्दे और चमक दमक से भरपूर माहौल। दरवाजे पर खड़ी औरत ने बिंदिया को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराई। बिंदिया समझ नहीं पाई। उसने रवि का हाथ पकड़ा। ये कैसी जगह है? हमें यहाँ क्यों लाए हो? रवि ने उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज में कहा, यही तुम्हारा ठिकाना है अब। बिंदिया सन्न रह गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। क्या मतलब? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ में मिले पैसों की गड्डी गिनी, मुंह मोड़ा और चला गया। उसकी दुनिया पल भर में उजड़ गई। वो जगह दरअसल कोठा था। वहां की मालकिन का नाम था शांताबाई। उसकी आंखों में चमक और दिल में सख्ती थी। अब तो हमारी है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। बिंदिया ने चिल्लाना चाहा, भागना चाहा, लेकिन पेट में पल रहा बच्चा उसे रोक रहा था। हाँ, वो गर्भवती थी, 8 महीने की। शांताबाई ने उसे धक्का देकर अंदर बिठा दिया। अभी तेरे ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। बच्चा पैदा हो जाने दे। अगर बेटा हुआ तो पाल लेना, अगर बेटी हुई तो समझ लेना तेरी किस्मत चमक गई। बिंदिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वो रोई, गिड़गिड़ाई कि उसे जाने दो, लेकिन उस पर पहरा बिठा दिया गया। उसे डर, गम और अनगिनत सवालों ने घेर लिया। उसने कोशिश की, चिल्लाई, मगर जब इंसान के पास आपकी सुध लेने को कोई नहीं होता, तब आवाजें अक्सर हवा में खो जाती हैं। 1 महीने बाद बिंदिया ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके कांपते हाथों में जब पहली बार वो नन्ही सी जान आई, तो उसके दिल में मातृत्व का सागर उमड़ पड़ा। उसने उसका नाम रखा गुड़िया। लेकिन दूसरी ओर शांताबाई की आंखों में अलग ही चमक थी। लड़की हुई है,
बहुत अच्छा, बड़ी होगी तो कोठे की रौनक बढ़ाएगी। ये सुनकर बिंदिया का कलेजा चाक हो गया। उसने बच्ची को सीने से और कसकर भींच लिया। नहीं, मैं अपनी गुड़िया को इस दलदल में नहीं डूबने दूंगी। कुछ ही हफ्तों बाद जब बिंदिया ठीक हो गई, तो एक रात शांताबाई ने उसकी पहली बुकिंग तय कर दी। बिंदिया ने हाथ जोड़कर मिन्नतें, मत भेजो मुझे, मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया गया। दरवाजा बंद हुआ और वो पहली बार एक अनजान आदमी के साथ अंधेरे कमरे में अकेली छोड़ दी गई। उस रात बिंदिया की आत्मा तक टूट गई। यहाँ तक आते आते उसकी जिंदगी एक गहरी खाई में धकेल दी गई थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसके 5 साल के बेटे आरव ने इन सब को अपनी मासूम आंखों से देखना शुरू किया। कोठे का माहौल रात को बदल जाता था। दालान में बैठी औरतें सज धज कर ग्राहकों का इंतजार करती, और जब कोई ग्राहक आता तो उसे ऊपर के कमरों में ले जाया जाता। आरव छोटा था, सिर्फ 5 साल का, लेकिन इतना समझदार था कि सब देख रहा था। हर रात उसकी माँ बिंदिया को कोई आदमी खींचकर कमरे की तरफ ले जाता। दरवाजा बंद हो जाता और वो घंटों तक बाहर इंतजार करता रहता। पहली रात उसने सोचा शायद मम्मी बीमार हैं और डॉक्टर अंकल देखने आए हैं। दूसरी रात उसने सोचा शायद मेहमान हैं जिनसे मम्मी बात कर रही हैं। लेकिन तीसरी रात, चौथी रात और फिर लगातार चलता सिलसिला उसकी मासूमियत को तोड़ने लगा। और एक रात जब एक आदमी बिंदिया को कमरे की ओर ले जा रहा था, आरव अचानक बीच में आ गया। उसने दोनों पैरों को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, मेरी मम्मी को मत ले जाओ, छोड़ दो उन्हें, वो मेरी मम्मी हैं। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। बिंदिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ग्राहक झुंझला कर बोला, ए हटाओ इसे, बहुत तंग करता है। और एक जोरदार धक्का देकर उसने आरव को जमीन पर गिरा दिया। आरव दर्द से तड़प गया, लेकिन फिर भी चिल्लाता रहा, मालकिन, मेरी मम्मी को छोड़ दो, मैं काम करूंगा, लेकिन मम्मी को मत भेजो। बिंदिया रो पड़ी। उसने अपने बेटे को सीने से लगाने की कोशिश की, लेकिन शांताबाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया, बच्चा हर रात तमाशा करता है, ग्राहक भाग जाएंगे, इसे कहीं और भेजना पड़ेगा। नहीं मालकिन, प्लीज, ये मेरा बेटा है, इसे मत निकालो, बिंदिया गिड़गिड़ाई। लेकिन शांताबाई का दिल तो पत्थर का था। अगली ही सुबह आरव को मार पीट कर कोठे से बाहर निकाल दिया गया। माँ बहुत रोई, मेरे बच्चे को मत भगाओ, अब ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और बच्चे को मार कर भगा दिया। लेकिन उस बच्चे का जज्बा देखिए कि वो भागा नहीं। 5 साल का मासूम आरव अकेला खड़ा था। उसकी माँ और बहन भीतर थी और वो बाहर सड़क पर। चारों तरफ अजनबी लोग, अजनबी गलियां। वो रोते रोते कोठे के सामने बैठा रहा। उसकी छोटी बहन गुड़िया माँ की गोद में थी और माँ भीतर से दरवाजे की जाली से झांक कर उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। कोठे के सामने चाय की एक छोटी सी दुकान थी। दुकानदार ने जब उस रोते बच्चे को देखा तो पास आकर पूछा, क्यों रो रहा है बेटा, कौन हो तुम? आरव ने मासूम आवाज में कहा, मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकता, वो अंदर हैं, पर वो लोग उन्हें रोज ले जाते हैं। अंकल, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे भगा दिया है, मुझे काम दे दो, मैं चाय पहुंचाऊंगा, बर्तन मांज दूंगा, बस मुझे यहीं रहने दो। दुकानदार हैरान रह गया। 5 साल का बच्चा इतना सब समझ रहा है। उसके दिल में दया उमड़ आई। ठीक है बेटा, जब तक हो सके तो मेरे पास रहना, मैं तुझे खाना भी दूंगा। उस दिन से आरव ने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह दुकान साफ करता, बर्तन मांजता, ग्राहकों को चाय के गिलास पहुंचाता।
लेकिन उसकी नजर हमेशा कोठे की तरफ रहती। जो भी आदमी वहां जाता उसे वो घूर घूर कर देखता। रात को जब औरतें लौटती तो वो दरवाजे पर खड़ा होकर झांकता। क्या मेरी मम्मी भी आ रही हैं? क्या वो आज बाहर आएंगी? लेकिन दरवाजा बंद ही रहता। आरव को लगने लगा कि अब उसे ही कुछ करना होगा। दिन बीतते गए। 6 महीने गुजर गए। वो सोचता, एक दिन मैं बड़ा होऊंगा तो पुलिस बुलाकर मम्मी को छुड़ाऊंगा। लेकिन फिर खुद ही आंसू पोंछता और कहता, नहीं, इतना इंतजार नहीं कर सकता, अभी ही कुछ करना होगा। इसी बीच उसने देखा कि एक पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत महिला रोज उस कोठे में जाती है। वो सज कर नहीं जाती, बल्कि सादे कपड़े पहनकर औरतों से मिलने जाती है। एक दिन वही महिला चाय की दुकान पर आई तो आरव ने हिम्मत जुटाई और सीधे उससे पूछ लिया, आंटी, आप रोज उस गंदी जगह क्यों जाती हो? आप तो अच्छी लगती, फिर वो गंदा काम क्यों करती हो? महिला चौंक पड़ी। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात। उसने झुककर कहा, नहीं बेटा, मैं गंदा काम नहीं करती। मैं तो वहां औरतों का दुख सुनने जाती हूँ। देखती हूँ कि कोई जबरन तो नहीं लाई गई। मैं एक संस्था की मालकिन हूँ। मेरा नाम अनामिका है और हमारा काम है औरतों को इस दलदल से बाहर निकालना। आरव की आंखें चमक उठी। वो फौरन रोते रोते उस महिला के गले लग गया। आंटी, मेरी मम्मी को बचा लो, उनको जबरन यहाँ रखा गया है। एक आदमी ने उन्हें बेच दिया। मेरी छोटी बहन भी है। प्लीज आंटी, मेरी मम्मी को निकाल लो। अनामिका कांप उठी। उन्होंने कहा, बेटा, तू बेफिक्र रहे, मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी। पर क्या तेरी माँ चलने को तैयार होगी? हाँ हाँ, हो जाएगी। अनामिका इतने छोटे से बच्चे का जज्बा देखकर हैरान रह गई। उन्होंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि इतना छोटा बच्चा भी कितना बड़ा दर्द झेल रहा है। अनामिका ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, अब चिंता मत कर। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी माँ और बहन दोनों को उस नरक से निकाल कर रहूंगी। उस रात से सब कुछ बदलने वाला था। अब बिंदिया और उसके बच्चों की जिंदगी को एक नया मोड़ मिलने वाला था। अनामिका ने जब आरव को सीने से लगाया था, तभी मन ही मन ठान लिया था, इस बच्चे की माँ को बचाना ही होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कोठे की मालकिन शांताबाई चतुर और निर्दयी औरत थी। उसके पीछे पुलिस तक की मिलीभगत थी। बिना योजना बनाए बिंदिया को निकालना मुश्किल था। अगले ही दिन अनामिका फिर से कोठे पर पहुंची। वहां औरतें वैसे ही गहनों और मेकअप से सजी बैठी थीं। हंसी मजाक चलता रहा, पर हर चेहरे के पीछे छुपा दर्द अनामिका देख पा रही थी। बिंदिया भी वहीं थी, गोद में छोटी सी गुड़िया और चेहरे पर थकान। अनामिका ने उसे ध्यान से देखा। वो उसे देखते ही समझ गई कि यही आरव की माँ है। उसके मन में तुरंत आरव की मासूम सूरत उभर आई। उन्होंने इधर उधर देखा और धीरे से उसने बिंदिया से पूछा, तुम ठीक हो बहन? बिंदिया ने आंखें नीची कर ली, जवाब नहीं दिया। अनामिका ने फिर फुसफुसाकर कहा, तेरा बेटा तेरा इंतजार कर रहा है, वो बाहर है, उसने मुझे सब बता दिया है। ये सुनते ही बिंदिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। बस उसने हल्का सा सिर झुकाकर इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे यहाँ से निकाल लो। वापस आकर आरव से मिली तो आरव ने हाथ पकड़कर कहा, आंटी, जल्दी कुछ करो, मम्मी रोज रोती हैं, मालकिन उनको मारती भी हैं। मेरी गुड़िया भी बड़ी हो जाएगी तो वो गंदे लोग उसको भी बेच देंगे। अनामिका ने कहा, तेरी माँ तो मुझसे कुछ बोली ही नहीं। बोलेगी आंटी, ऐसे नहीं। रात को आओ आप, आज रात को मैं उसे निकाल लाऊंगा। उन्हें बाहर निकाल कर लाने का काम मैं करूंगा और उससे आगे हम लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है।
और उसका ये कहना अनामिका को ऐसा लगा जैसे वो तो बहुत छोटी हो गई उसके सामने। इतना छोटा सा बच्चा है, इसे कैसे पता कि इसकी माँ को कैसे निकाला जाए। उस समय अनामिका को ये लगा कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरी माँ नहीं निकलेगी। और उस बच्चे ने कैसे कहा, मैं निकालूंगा आज रात को, आप आ जाओ। अनामिका खुद को बहुत ही बौनी सी महसूस करने लगी उसके सामने। और वो खुद 5 साल का बच्चा, वो इतना मासूम सा बच्चा चाय हाथ में लेकर दौड़ता रहता, लगातार दौड़ता था, पूरा पूरा दिन दौड़ता था, केवल इसलिए कि पैसे इकट्ठे करके अपनी माँ को निकाल सके यहाँ से। फिर अनामिका ने पूछा, अच्छा, आज रात को तू क्या करेगा, तू क्या करने वाला है? तो वो बोला, मैंने और मम्मी ने बात कर ली है, वो रात को निकलेंगी। 4 बजे ये सब सो जाते हैं, क्योंकि 3 बजे तक तो ये धंधा करती हैं और उसके बाद सब सो जाती हैं। और वो जो मालकिन है ना, वो भी थक जाती हैं। अच्छा, हाँ, उसी समय मेरी मम्मी नीचे उतर आएंगी। अनामिका ने कहा, बेटा थकी हुई तो तेरी मम्मी भी होंगी, और सो गई तो? इसलिए अगर मैं बहुत सुबह आऊं तो? उसने बीच में ही कहा, नहीं, मम्मी नहीं थकेंगी। उन्होंने कह दिया है, बेटा मैं नहीं सोऊंगी, चाहे कुछ भी करना हो मुझे, मैं सोऊंगी नहीं। लेकिन उसके पास तो चाबी नहीं होगी ना, फिर वो कैसे आएगी? अनामिका ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, नहीं, मम्मी को पता है, मेरी मम्मी को पता है कि चाबी कहाँ रखी होती है, चाबी लेके उतरेंगी। तो अनामिका ने कहा, और थोड़ी लेट उतार लो, मैं इतनी दूर से आऊंगी। तो आरव बोला, नहीं नहीं, फिर तो झाड़ू वाली आ जाती है ना, वो तो मम्मी को देखते ही सबको खबर कर देगी। गली बाजार में आदमी औरतें सब मिले रहते हैं। अनामिका ने गंभीर होकर कहा, बेटा हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर हमने सीधे पुलिस बुला ली तो वो औरतें डर कर कुछ नहीं बोलेंगी, और तुझे और तेरी माँ को नुकसान भी हो सकता है। हमें तेरे कहे अनुसार ही योजना बनानी होगी। आरव ने पूछा, कैसी योजना? अनामिका मुस्कुराई, तेरी मम्मी को भागने का रास्ता देना होगा। रात के 4 बजे जब सब सोते हैं तभी मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि दरवाजे की चाबी कहाँ रखी जाती है। आरव बोला, हाँ आंटी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि चाबी मालकिन के कमरे के सामने वाले संदूक में रखी रहती है। अनामिका एक बार फिर चौंकी, इतना छोटा बच्चा और इतना सब जानता है। दरअसल आरव ने अब धीरे धीरे विरोध करना बंद कर दिया था। वो रोज कोठे पर चाय पहुंचाने जाता, फिर खाली गिलास लेने जाता और अपनी छोटी बहन के साथ खेलता। इसी दौरान वो माँ से भी थोड़ी देर बातचीत कर लेता और चुपचाप वापस आ जाता। दरअसल उसके मन ही मन में माँ को बाहर निकालने की योजना बन रही थी, इसलिए उसने विरोध करना बंद कर दिया था। और शांताबाई को भी विश्वास हो गया था कि अब ये बच्चा कोई शोर शराबा नहीं करेगा। इस तरह से लगभग 6 महीने बीत गए। अब तक वो 5-6 साल का बच्चा कोठे की हर बात को समझ चुका था। अनामिका को उसकी समझदारी देखकर बहुत हैरत हो रही थी। आरव हर दिन चाय की दुकान पर काम करता, लेकिन जैसे ही कोई नई हरकत होती वो अनामिका को बता देता। खैर, अब योजना को अमल में लाने का वक्त आ गया था। अनामिका और उसके 2 साथी दिन से ही कोठे के आसपास नजर रखते रहे। उस रात कोठे में हमेशा की तरह शोरगुल था, संगीत, हंसी, ग्राहकों की आवाजें। रात के 2:30 बजते बजते पूरे कोठे में शांति फैल चुकी थी। ग्राहक जा चुके थे और औरतें थकी हुई अपने अपने कमरों में सोई पड़ी थीं। लेकिन बिंदिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुड़िया सो चुकी थी, पर बिंदिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस एक ही बात सोच रही थी, क्या कल सच में नया सवेरा आएगा? हर एक पल उसे भारी लग रहा था। 4 बजते ही उसने धीरे से अपनी बच्ची को उठाया, दुपट्टे में लपेटा
और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास ही वो पुराना संदूक रखा था। कांपते हाथों से बिंदिया ने उसे खोला। अंदर सचमुच चाबी रखी हुई थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके चाबियां उठाई और ताले में डाल दी। क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। बिंदिया ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला और नीचे उतर आई। बाहर गली में अंधेरा था। आरव दौड़कर माँ से लिपट गया। मम्मी, चलो जल्दी। बिंदिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे और बेटी दोनों को सीने से लगाया। अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, समय बहुत कम है। तीनों गली की ओर भागे, लेकिन तभी कोठे के अंदर से कर्कश आवाज गूंजी। कौन है वहां? ये शांताबाई थी। उसकी नींद खुल गई थी। अगले ही पल उसकी तेज चाल की आहट सीढ़ियों पर गूंजने लगी। साथ ही दो गुंडे भी जाग गए। बिंदिया का खून जम सा गया। आरव ने कसकर माँ का हाथ पकड़ लिया। अनामिका ने तुरंत बच्चों को अपने पीछे किया और बोली, भागो बिंदिया, मैं रोकती हूँ उन्हें। गली के दोनों छोरों पर सन्नाटा था। बिंदिया ने बच्ची को और कसकर पकड़ा और दौड़ पड़ी। आरव उसके साथ साथ दौड़ रहा था। पीछे से शांताबाई चीख रही थी, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मार डालूंगी सबको। उसके आदमी उनके पीछे दौड़ पड़े। गली के बाहर निकलते ही अनामिका के साथी, जो पहले से ही छुपकर इंतजार कर रहे थे, सामने आ गए। उनके पास कार खड़ी थी। अनामिका ने चिल्लाकर कहा, जल्दी बैठाओ इन्हें। बिंदिया, आरव और गुड़िया तुरंत जीप में चढ़ गए। अनामिका भी उनके पीछे बैठ गई और जीप पूरी रफ्तार से अंधेरी गली से निकल गई। पीछे शांताबाई और उसके आदमी बस धूल उड़ते देखते रह गए। उस पल बिंदिया ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, आरव को गले लगाया और उसकी आंखों से बरसों का दर्द आंसुओं की तरह बह निकला। वो फूट फूट कर रो रही थी। जीप शहर की तंग गलियों से निकलकर हाईवे पर आ चुकी थी। ठंडी हवा बिंदिया के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिल का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। गोद में मासूम गुड़िया सो रही थी और बगल में आरव अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े था, मानो अब कभी छोड़ना ही न चाहता हो। अनामिका ने बिंदिया की ओर देखकर कहा, डरो मत, अब तुम लोग सुरक्षित हो। लेकिन बिंदिया के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, दीदी, क्या सच में अब कोई हमें वहां वापस तो नहीं ले जाएगा ना? अनामिका ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, नहीं बिंदिया, अब तुम मुक्ति संस्था की जिम्मेदारी हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। कुछ देर बाद जीप एक बड़े से घर के सामने रुकी। ये मुक्ति महिला पुनर्वास केंद्र था। भीतर दर्जनों औरतें और लड़कियां रह रही थी, जिन्हें जबरन धंधे में धकेला गया था और संस्था ने उन्हें छुड़ाया था। जैसे ही बिंदिया अंदर पहुंची, सभी ने उसका स्वागत किया। उसे लगा जैसे वो नर्क से निकलकर पहली बार किसी स्वर्ग जैसी जगह पर आई हो। साफ बिस्तर, बच्चों के खेलने की जगह और औरतों के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान, ये सब देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। आरव पहली बार खिलखिलाकर हंसा, लेकिन बिंदिया के लिए अब बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। जब बिंदिया के मायके वालों को खबर पहुंची, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, अब मत आना इस घर में। पति को खबर दी गई तो उसने भी बिंदिया को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। बिंदिया का दिल टूट गया। मुक्ति संस्था में आए हुए अब उन्हें 3 महीने बीत चुके थे। अब बिंदिया के चेहरे पर थोड़ी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था, वो अभी भी गहराई तक बसा हुआ था। अनामिका अक्सर उसके पास आकर बैठती और धीरे से कहती, बिंदिया, जो बीत गया उसे याद करके खुद को मत तोड़ो। तुम अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए जियो। लेकिन बिंदिया जानती थी कि जख्म ऐसे नहीं भरते। वो हर रात अपने अंदर एक लड़ाई लड़ती, पछतावे और उम्मीद की।
घर से भागने की गलती तो उसने की थी, वो भी तब जब वो खुद 8 महीने की गर्भवती थी। उसने अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी खतरे में डाल दिया था। खुद तो उसने जीते जी नरक भोग ही लिया था, लेकिन उस 5 साल के बच्चे की हिम्मत और समझदारी की दाद देनी पड़ेगी, जिसने उस समय भी हार नहीं मानी जब अनामिका तक की हिम्मत टूट गई थी। तो दोस्तों, अगर उस छोटे से बच्चे और बिंदिया के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए अपने मन की बात। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।